वेलकम एवरीवन। मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत टॉपिक का आज ये तीसरा वीडियो है। अभी हम मानव भूगोल के सबसे पहले मूलभूत सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं, जो है क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। उसमें हमने अभी तक पढ़ा है कि पृथ्वी तल पे जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके लिए कुछ शक्तियां जिम्मेवार हैं, जिसमें हमने भौतिक शक्तियों का अध्ययन कर लिया है और जैविक शक्तियों का अध्ययन कर लिया है। आज हम तीसरी शक्ति का अध्ययन करते हैं, मानव शक्ति। मानव शक्ति, ह्यूमन फोर्स। मानव भी पृथ्वी पर होने वाले परिवर्तनों का एक सक्रिय भौगोलिक कारक है। मनुष्य स्वयं भी परिवर्तनशील है। इसकी जनसंख्या घनत्व और वितरण परिवर्तनशील है। एक सिंगल ह्यूमन बीइंग भी स्थायी या स्थिर नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका आकार, उसके विचार, उसकी गतिविधियां बदलती रहती है और किस प्रकार वो अपने प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण से व्यवहार करता है वह भी बदलता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य की जनसंख्या भी स्थायी नहीं है। किसी देश की जनसंख्या, गांव की जनसंख्या, किसी प्रदेश की जनसंख्या, महाद्वीपों की जनसंख्या और विश्व की जनसंख्या ये स्थायी नहीं है, ये निरंतर परिवर्तनशील है। 1901 में भारत की जनसंख्या केवल 23 करोड़ थी। 1951 में यह बढ़कर 36 करोड़ हो गई, जो 2001 में 103 करोड़ और 2011 में लगभग 121 करोड़ हो गई है। उसी प्रकार जनसंख्या घनत्व भी निरंतर परिवर्तनशील है और वितरण भी परिवर्तनशील है। ऐसे बहुत से इलाके हैं जो आज से 50-100 साल पहले जहाँ पर जनसंख्या का वितरण नहीं था, लेकिन अब वहाँ पे जनसंख्या पाई जाती है, या उनका वितरण धीरे धीरे ऐसे इलाकों में जहाँ पर अब से 50-100 साल पहले नहीं था, लेकिन अब पाया जाने लगा है। मनुष्य ने जो गांव और शहर बसाए हैं वहाँ पर भी इनकी जनसंख्या बढ़ती रहती है। मनुष्यों द्वारा बसाए गए गांव और शहर भी अलग अलग अवस्था से गुजरते हैं। इनकी भी बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है। कुछ ऐसे शहर हैं जो कि बहुत हज़ारों साल पुराने हैं, जैसे बनारस है, इस्तांबुल है टर्की में, कॉन्स्टेंटिनोपल, हज़ारों साल पुराने शहर हैं। लेकिन इनके साथ साथ कुछ ऐसे भी शहर हैं जो वंस अपॉन अ टाइम किसी समय क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन रहे हैं, लेकिन अब उनका नामो निशान नहीं है, खंडर में तब्दील हो गए हैं। भारत या सिंधु सभ्यता के संदर्भ में हम बात करें तो मोहनजोदारो, हड़प्पा ऐसे शहर हैं, नालंदा, तक्षशिला ऐसे शहर हैं जो अशोक काल के हैं और महान शहर थे, लेकिन अब उनके सिर्फ खंडर ही बाकी हैं। प्राकृतिक जगत में हो रहे परिवर्तन में मनुष्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। मनुष्य अपनी क्रियाओं द्वारा प्राकृतिक वातावरण को परिवर्तित कर सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। मनुष्य अपने बुद्धि कौशल और अपने विचारशील क्रिया के द्वारा प्राकृतिक वातावरण में अपने अनुकूल परिवर्तन करने की कोशिश करता है। मनुष्य प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन लाता है और सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है, और वह प्राकृतिक वातावरण को अपने अनुसार ढालने की, जिससे उसका जीवन सुगम हो सके, सरल हो सके, ऐसे प्रयत्न करता है। उदाहरण के लिए वह पेड़ काट कर या ज़मीन को समतल कर कर वहाँ पे खेती करता है, अपने खाने पीने के लिए फसल उगाता है। ऊबड़ खाबड़ जगह को समतल करके, धरातल को समतल करके वहाँ पे मकान बनाता है, खेती करता है, सड़क निर्माण करता है। उसी प्रकार नदियों का जल को 12 महीने उपयोग में लाने के लिए बांध का निर्माण करता है। रेगिस्तान में फसल उगाने के लिए नहर का निर्माण करता है। गांव बसाता है, शहर बसाता है, बड़े बड़े महानगरों का निर्माण करता है, पुल बनाता है, सुरंग बनाता है, खनन कार्य करता है। यानी कि मनुष्य लगातार प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करता रहता है और नए सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। और ये सारी जो गतिविधियां हैं ये सभी कंस्ट्रक्टिव या सकारात्मक नहीं होती। मनुष्य ने अपनी क्रियाओं के द्वारा प्रकृति से बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ भी करी है। बहुत अधिक मात्रा में वनों को काट दिया गया है, जैसे डेजर्टिफिकेशन या डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। मनुष्य की क्रियाओं के हार्मफुल इम्पैक्ट, उसके जो गंभीर प्रभाव हैं वो हमें अब दिखाई देने लग गए हैं। समुद्र जल स्तर का ऊपर उठना, ग्लेशियर्स का मेल्ट होना, जलवायु परिवर्तन
ओजोन छिद्र, ग्रीन हाउस गैसेस का लगातार बढ़ना जिससे तापमान बढ़ना और मौसमों में परिवर्तन आने लगा है। सीजन्स हैव स्टार्टेड टू शिफ्ट। जिस महीने में जैसा मौसम होना चाहिए था वैसा आजकल महसूस नहीं होता है। सिमिलरली एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना जैसे कि बहुत अजीब जो ख़राब मौसम है उस तरीके की मौसम अब इन सालों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बहुत अधिक तूफ़ान आने लग गए हैं, आंधियाँ आने लग गई हैं, बादल फटने लग गए हैं और ऐसा माना जाता है कि इन सब के लिए मनुष्य के करे हुए कार्य या मनुष्य ने औद्योगिकरण में के संदर्भ में जो भी कार्य किए हैं या इतने सारे अपने मॉडर्नाइजेशन के लिए जैसे व्हीकल्स का यूज़ करते हैं तो फ्यूल का यूज़ होता है, कारखानों में से जो प्रदूषण निकलता है, इन सभी के कारण हमने प्रकृति के साथ बहुत अधिक छेड़छाड़ करी है। तो वो भी परिवर्तन मनुष्य द्वारा करे गए परिवर्तनों के अंतर्गत पड़े जाते हैं। तो मानव भूगोल का सबसे पहला मूलभूत सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, क्रियाशीलता का सिद्धांत। लेट्स रिकैपिचुलेट इट, एक बार इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न रूपों में परिवर्तन होता रहता है। स्वयं पृथ्वी तथा मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, समुद्र तल, वायुमंडलीय दशाएं सभी समय दर समय परिवर्तित होती रहती हैं। इसका संयुक्त एवं सम्मिलित प्रभाव प्रत्येक जैविक और अजैविक तत्व पर पड़ता है। भौतिक व जैविक सभी तत्वों का एक जीवन चक्र होता है जिसके अंतर्गत उसका उद्भव, विकास एवं चक्र चलता रहता है। ये जो जीवन चक्र है ये सिर्फ जैविक चीज़ों का ही नहीं होता, सिर्फ पेड़ पौधे, जीव जंतु या मनुष्य का ही जीवन चक्र नहीं होता, वरन भौतिक तत्वों का भी एक जीवन चक्र होता है। पहाड़ों का उद्गम होता है और फिर वो अपनी ऊंचाई, उनकी लगातार ऊंचाई बढ़ती है और फिर एक समय आता है कि वो उनकी ऊंचाई घटने लगती है, अपरदन होने लगता है बाह्य शक्तियों से और धीरे धीरे ये परिवर्तन बहुत ही स्लो, बहुत ही धीमी गति से, इनको हम जियोलॉजिकल एजेस में गिन सकते हैं, इन्हें महसूस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आज पहाड़ ऊंचा था और या मेरे दादा के टाइम ऊंचा था, बहुत ही धीमी गति से ये परिवर्तन होते हैं और एक समय आता है कि जहाँ पर ऊंचे पर्वत थे वो एक समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि राजस्थान के जो अरावली पर्वत हैं इनके लिए कहा जाता है कि किसी समय ये बहुत ऊंचे थे, हिमालय जैसे ऊंचे थे, लेकिन आज ये नाम मात्र के पर्वत माने जाते हैं और एक लाखों समय, हजारों समय के बाद में एक समय आएगा जब ये पर्वत रहेंगे ही नहीं। इसी प्रकार नदी का भी एक जीवन चक्र होता है। जलवायु दशाएं भी एक समान नहीं रहती है और वो धीरे धीरे बदलते रहती हैं। जैसे प्लीस्टोसीन समय में धरातल का अधिकतर भाग बहुत ठंडा था और इसको आइस एज माना जाता है। इस समय इतनी ठंडी जलवायु थी कि एक बर्फ़ की परत सी छा गई थी। इसके बाद में फिर वापस जलवायु में परिवर्तन आए, वैश्विक जलवायु में परिवर्तन आए और बर्फ़ पिघल गई, झीलों का और नदियों का निर्माण हुआ और जल एकत्र होकर समुद्रों में पहुंचा। तो सभी चीज़ें, जैविक और अजैविक चीज़ें, उनमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। अतः परिवर्तन या गतिशीलता एक सार्वभौमिक सिद्धांत